हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट मेनू के बारे में। इस फॉर्मेट मेनू में आज मैं आपको बताने वाला हूं इमेज की कैसे आप फॉर्मेटिंग करते हैं, साथ ही साथ टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप की फॉर्मेटिंग आप कैसे करते हैं, फ्रेम को कैसे बनाया जाता है, किस तरह से फ्रेम को जोड़ा जाता है, कैसे इसको अनलिंक किया जाता है, इनके बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ नेम का कैसे प्रयोग किया जाता है और डिस्क्रिप्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसी के साथ मैं आपको एंकर, रैप, अरेंज, रोटेट एंड फ्लिप तथा ग्रुप के बारे में भी बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इमेज की फॉर्मेटिंग बता देता हूं। अगर आप इमेज की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक इमेज इंसर्ट करना होगा। इमेज इंसर्ट करने के लिए आप यहां पे स्टैंडर्ड टूल बार में आप देख सकते हैं कि इंसर्ट इमेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास इंसर्ट इमेज का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें से आप कोई भी एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इमेज दिखाई देने के साथ साथ आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं, ओपन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इमेज हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस इसी इमेज की अगर हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हम यहाँ से चले जाएंगे फॉर्मेट मेनू में, और फॉर्मेट मेनू पे जाने के बाद हमें जाना पड़ेगा इमेज पर। इमेज पर जैसे ही जाते हैं, इमेज पर जाने के बाद आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। यदि अगर आप इस इमेज को काटना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करेंगे। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आप इस इमेज को जितना भी क्रॉप करना चाहते हैं उतना आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद ये इमेज आपका उतना ही बड़ा दिखाई देगा जितना आप इसे क्रॉप कर रहे हैं। क्रॉप करने के बाद भी यदि अगर आप अपने इमेज को वापस पुनः पाना चाहते हैं तो आपको फिर से फॉर्मेट पे जाना होगा। इसके बाद इमेज पे आप फिर से क्रॉप पे क्लिक करेंगे। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद इसे आप पुनः उसी स्थिति में वापस ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ से इमेज पे बता देता हूँ एडिट विथ एक्सटर्नल टूल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस इमेज की अगर एडिटिंग करना चाहते हैं किसी बाहरी टूल का प्रयोग करके, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट पे जाना होगा। फॉर्मेट पे जाने के बाद इमेज पे जाने के बाद एडिट विथ एक्सटर्नल टूल पे जाना होगा। इस पे आप जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी इमेज दिखाई दे रही है। इसे आप चाहे तो यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं, अथवा आप यहाँ से ओपन पे चले जाएंगे। आप चाहे इसे पेंट में भी एडिटिंग कर सकते हैं, आप चाहे एडोब फोटोशॉप या जिसमें भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे एडोब फोटोशॉप में एडिटिंग करके दिखाता हूँ। इसके लिए आप यहाँ से एडोब फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे। एडोब फोटोशॉप पे क्लिक करते ही ये जो आपकी इमेज है ये एडोब फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप इसे यहीं से जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें इमेज की एडिटिंग करना है तो इमेज में जा करके हम एडजस्टमेंट में जा करके यहाँ पे ह्यू या सिचुएशन जैसे विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कलर बैलेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। कलर बैलेंस पे जाने के बाद अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये इमेज है। इसको यदि अगर हम कलर इसका बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका कलर बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के बाद यहाँ से आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद और भी अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी तो आप इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यदि अगर आप एडोब फोटोशॉप के बारे में जानते हैं तो। इसके बाद जब आप यहाँ पे एडिटिंग कर लेंगे, एडिट करने के बाद आप फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद आप यहाँ से इसको एग्जिट पे क्लिक करेंगे। जैसे एग्जिट पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये जेपीजी ऑप्शन का है कि मतलब इसको आप कितना कंप्रेस करना चाहते हैं, इसकी क्वालिटी कैसी देनी चाहते हैं, तो आप यहाँ से लार्ज फाइल या फिर स्मॉल फाइल भी बना सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे आपका इमेज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फोटो व्यूअर पे फिर से आपको जाना है फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद आप यहाँ से एग्जिट पे क्लिक करेंगे। जैसे एग्जिट पे क्लिक करेंगे, एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में ये इमेज आपका एडिट हो करके आ चुका है। जैसा भी मैंने अब वहाँ पे एडोब फोटोशॉप में एडिटिंग किया सेम वैसे ही आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं एक्सटर्नल टूल का प्रयोग करके। फिर से आपको फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपने ये सीखा किस तरह से क्रॉप करते हैं, कैसे आपने एडिट किया एक्सटर्नल टूल का प्रयोग करके। अब मैं इसे रिप्लेस करके बताता हूँ। यदि अगर आप इस इमेज के बजाय अगर हमें दूसरा कोई इमेज लेना है तो उसके लिए आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो भी इमेज लेना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी दूसरी इमेज सेम फॉर्मेट में ओपन हो चुकी है।
फिर इसी तरह से आप फॉर्मेट पे जा करके इमेज पे जा करके आप इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। अगर आप इस पर दबाव डालना चाहते हैं, इसकी साइज़ को कम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जेपीजी क्वालिटी में जा करके, अभी 80 है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। जब इसे कम कर देंगे तो इसके बाद ओके कर देंगे तो इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी कम हो जाएगी और इस तरह से ये आपका इमेज दिखाई देगा। फिर आगे मैं आपको यहाँ से फॉर्मेट मेनू पे जाने के बाद इमेज पे जाने के बाद सेव के बारे में बता। सेव पे यदि अगर आप क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करने के बाद इसको आप यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद आप यहाँ से सेव एज टाइप पूछ रहा है, किस टाइप में आप इसे सेव करना चाहते हैं। आप यहाँ से अपने फाइल का नाम देंगे। यदि अगर आप इस इमेज को, जो हमारे पीछे यहाँ पे इमेज है, अगर आप इस इमेज को यहाँ से PNG बनाना चाहते हैं तो PNG भी बना सकते हैं। आप JPG बनाना चाहते हैं JPG भी बना सकते हैं। आप PDF बनाना चाहते हैं PDF फाइल भी बना सकते हैं। तो जिस भी फॉर्मेट में आपको उसे सेव करना होगा आप यहाँ से वही फॉर्मेट चुनेंगे। इसके बाद ये इमेज जो है उसी फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से PNG चुन लेता हूँ। PNG चुनने के बाद यहाँ से आप इस फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम देने के बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने के बाद ये यूज़र की गैलरी में ये जो फ़ोटो है ये सेव हो जाएगी। यस कंप्यूटर नामक यहाँ पे फोल्डर बनाया गया, इसी फोल्डर के अंदर ये जा कर के सेव हो जाएगी। इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद इसकी यहाँ पे साइज़ वगैरह सेट करना होगा कि आप इसे कंप्रेस करना चाहते हैं तो इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये जो इमेज है ये हमारी सेव हो चुकी है। फिर से आपको जाना है फॉर्मेट में जाने के बाद इमेज पे जाने के बाद आप फ़िल्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ़िल्टर में जाने के बाद यहाँ पे जैसे आप चाहते हैं कि ये चारकोल स्केच की तरह से दिखाई दे तो आपको चारकोल स्केच पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो वाह मेरी इमेज किस तरह से दिख रही है। आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं। आप चाहे तो बैक जा सकते हैं Ctrl+Z से, अथवा आप यहाँ से फिर से फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आप इमेज पे जाएंगे। इसके बाद फ़िल्टर पे जा करके इन सभी फ़िल्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा भी फ़िल्टर आप यूज़ करना चाहते हैं आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फिर से मैं चारकोल स्केच पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये इस तरह से आपको इमेज दिखाई देगी। आप इसी तरह से फॉर्मेट पे जा करके, फॉर्मेट पे जाने के बाद इमेज पे, इसके बाद इन सभी फ़िल्टर का प्रयोग आसान तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर वापस आना चाहते हैं तो Ctrl+Z का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर से आपको जाना है फॉर्मेट पे इमेज पे जाने के बाद आप इसका कलर भी बैलेंस कर सकते हैं। कलर पे जाएंगे। यदि अगर आप रेड कलर इसमें ज़्यादा चाहते हैं तो आप यहाँ से रेड कलर को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके इमेज में रेड कलर ज़्यादा दिखाई देगा। तो इस तरह से जितना भी आपको बढ़ाना आप इसे बढ़ा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसे क्लोज भी यहीं से कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप दूसरा कलर देना चाहते हैं तो कलर देने के लिए आपको कलर पे जाना है। आप चाहे रेड कलर दे सकते हैं, चाहे ग्रीन कलर में, या फिर ब्लू कलर में, या फिर इसका ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से यहाँ से भी गामा को भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे भी आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी बस आप इस पर क्लिक करके फॉर्मेट की से कर सकते हैं। इसके बाद जाना आपको फॉर्मेट पे जाने के बाद इमेज की, आप यहाँ से इमेज की प्रॉपर्टी को भी सेट कर सकते हैं। जैसे इमेज प्रॉपर्टी पाएंगे आप यहाँ से चाहे तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं, अथवा टाइप पे आने के बाद इमेज की साइज़ क्या रखना चाहते हैं, हाइट और विड्थ। इसी के साथ ऑप्शन में जा करके इमेज का क्या नाम देना चाहते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। रैप करना चाहते हैं, रैपिंग के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप वहां से जा कर के रैपिंग के बारे में आसानी के साथ जान सकते हैं। इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी जा कर के उस वीडियो के बारे में जान सकते हैं जिसमें मैंने रैप के बारे में पूरा अच्छे तरीके से समझाया था। यहीं से आप हाइपर लिंक भी दे सकते हैं अपने इमेज के ऊपर, जो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है इस पर आप चाहे तो एक लिंक भी दे सकते हैं। बस आपको यहाँ पे URL टाइप करना है, इसके बाद आप नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इसके बाद ओके कर देंगे। इमेज पे जाने के बाद आप इसे वर्टिकल रखना चाहते हैं अथवा हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आप इसे फ्लिप भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको फ्लिप करना होगा। अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइल नेम भी दे सकते हैं, अथवा आप ब्राउज़ पे जा कर के यहाँ से कोई दूसरी फाइल का लिंक आप इसे दे सकते हैं। इसी तरह से आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से इस इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से कीप इमेज साइज़ उसी को रख सकते हैं, या फिर स्केल के माध्यम से आप इसकी स्केलिंग को आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं अथवा घटा भी सकते हैं। इससे आपकी इमेज यहीं से फिट हो जाएगी। आप चाहे तो इसे ओरिजिनल साइज़ पे भी रख सकते हैं, आपका ये जो इमेज है ये उसी तरह से दिखाई देगा जैसा आप इसे सेट करेंगे। यहाँ से आप लेफ़्ट से भी इसे इधर उधर लेके जा सकते हैं, जहाँ भी इसको सेट करना होगा। राइट से भी इसे काट सकते हैं, तो जैसा भी आपको इसे काटना होगा आप इसे काट करके यहाँ से सेट कर सकते हैं।
अगर आप अपनी इमेज पे कोई बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ से बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं, जिसकी फॉर्मेटिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से समझाया है। आप वहाँ से भी जा करके हमारी पिछली वीडियो का प्रयोग करके इसे देख सकते हैं किस तरह से आप बॉर्डर वगैरह का प्रयोग करते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। इसी के साथ यदि अगर आप उस पर कोई एरिया कलर वगैरह देना चाहते हैं तो इन सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, जैसे नो ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो इस तरह से आपको साफ दिखाई देगा। ट्रांसपेरेंसी में 50% आप ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हैं। इसके बाद आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका इमेज जैसा भी आपने वहाँ पे सेटिंग किया ठीक उसी तरह से या आपको इमेज आपका दिखाई देगा। तो इस तरह से आप इस इमेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बस आपको जाना है फॉर्मेट पे जा करके इमेज पे जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी फॉर्मेटिंग की जाएगी ये सभी इमेज से संबंधित ही फॉर्मेटिंग होगी। अगली फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप के बारे में है। तो टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप के लिए आपको या तो टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा या तो आपको शेप लेना होगा। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स खींच सकते हैं, इसमें आप जो भी लिखना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप ये टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ सकते हैं। तो मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ चूँकि हमें अब इमेज की फॉर्मेटिंग नहीं करनी है। मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे गया। टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स को खींचता हूँ, इसके बाद इसमें लिख लेता हूँ। लिखने के बाद अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप पे, यदि अगर आप कोई एक शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इंसर्ट में जा करके आप शेप पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत से शेप बने होते हैं, आप इन सभी शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इस शेप पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से एक शेप खींच सकते हैं। इस शेप की फॉर्मेटिंग के लिए मैं आपको पिछली वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से बताया किस तरह से आप इसका फॉर्मेटिंग करते हैं, और इसमें भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। इसके लिए आप यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद टेक्स्ट एंड शेप पे जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से इसकी पोजीशन एंड साइज़ को भी सेट कर सकते हैं, जैसे इसकी क्या पोजीशन क्या साइज़ रखना चाहते हैं, इसको हाइट और विड्थ को आप सेट कर सकते हैं। इसके एंकर पॉइंट को भी सेट किया जा सकता है, अभी मैं आपको एंकर पॉइंट को सेट करके भी बताऊँगा। इसी तरह से आप इसका पोजीशन वर्टिकल में क्या रखना चाहते हैं, क्या हॉरिजॉन्टल में इसका ये पोजीशन रखना चाहते हैं, इसे रोटेट भी कर सकते हैं। जितना भी रोटेट करना होगा आप इस शेप को यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने के बाद यहाँ से आप इनको रेडियस भी दे सकते हैं। इसके बाद आप इसे ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे ये आपका शेप उसी तरह से रोटेट हो जाएगा जैसा आप उसे सेट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है फॉर्मेट पे जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप पे जाएंगे। पोजीशन साइज़ को निर्धारित करने के बाद आप इसके लाइन की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए लाइन पे जाएंगे। लाइन पे जाने के बाद यहाँ से आप लाइन के स्टाइल चुनेंगे, किस स्टाइल में आप अपनी लाइन को बनाना चाहते हैं। लाइन स्टाइल चुनने के बाद आप यहाँ से कलर देंगे, जो भी कलर देना चाहते हैं उसकी विड्थ कितना देना चाहते हैं और उसे ट्रांसपेरेंट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से लाइन की फॉर्मेटिंग हो चुकी है। आपको फिर से जाना है फॉर्मेट पे जाने के बाद आप यहाँ से एरिया पे चले जाएंगे। एरिया पे जाने के बाद उसके अंदर फिलिंग से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, जैसे एरिया में कोई कलर देना चाहते हैं। इसकी मैंने पूरी फॉर्मेटिंग आपको बताया, किस तरह से आप ग्रेडियंट का प्रयोग करते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बताया हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जा करके पूरी अच्छे तरीके से इस फॉर्मेटिंग के बारे में जान सकते हैं। इसी के साथ आप बिटमैप या पैटर्न या फिर हैचिंग इन सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो साइडों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको यूज़ साइडों पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से साइडों का कलर वगैरह चूज़ करेंगे और इसके डिस्टेंस को आप निर्धारित करेंगे, कितना इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। इन सभी को सेट करने के बाद आप यहाँ से भी इसकी ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। इसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ये सेम फॉर्मेटिंग हो चुकी है। फिर से आपको फॉर्मेट पे जाना है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप पे। इसके बाद आपको टेक्स्ट एट्रीब्यूट अगर कोई लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे फिट हाइट टू टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट को फिट हाइट में यहाँ पे फिट करना चाहते हैं। टेक्स्ट को कोई एनिमेशन भी देना चाहते हैं तो इस तरह से आप दे सकते हैं। जैसे इस समय नो इफेक्ट है, आप चाहे तो ब्लिंक करवा सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रॉल थ्रू पे क्लिक करके करवा सकते हैं। किस साइड करवाना चाहते हैं इसको आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसे ओके कर देंगे। इसके बाद आप फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे आप इसी पे जाएंगे और यहाँ से आप इसी फॉन्ट वर्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट लिखे होते हैं तो उस फॉन्ट वर्क को आप कैसे रोटेट करवाना चाहते हैं, आप यहाँ से उस पर क्लिक करके जो भी देखिए आपका जो टेक्स्ट लिखा रहेगा उसको आप उस तरीके से रोटेट करके देख सकते हैं। तो जैसा भी आप इसे सेट करना चाहते हैं, आप इसे कितना ऊपर अप डाउन लेके जाना चाहते हैं, इसे भी आप यहीं से सेट कर सकते हैं। तो
तो जैसा भी आपको सेटिंग करना होगा आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये सेम फॉर्मेटिंग हमारी दिखाई दे रही है। तो जैसा भी आपको यहाँ पे सेट करना होगा ये सब सेट करते हैं। सेट करने के बाद आप चाहे तो इसका कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो फ्रेम बनाने के लिए मैं इन सभी टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद आपको फ्रेम बनाने के लिए इंसर्ट पे जाना होगा। इंसर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से फ्रेम पे क्लिक करेंगे। फ्रेम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फ्रेम पे क्लिक करेंगे। फ्रेम पे क्लिक करने के बाद अगर आपको इन सभी की फॉर्मेटिंग करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा आप ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्रेम बन करके आ चुका है। आप इस फ्रेम को यूं ही रहने दें। इसके बाद अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर से आपको जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद फिर से आप जाएंगे फ्रेम पे। फ्रेम पे जाने के बाद फिर से फ्रेम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे 2 फ्रेम आ चुके हैं। अगर हम इसको इसके साथ लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से लिंक फ्रेम पे क्लिक करेंगे। लिंक फ्रेम पे क्लिक करने के बाद आपको इस फ्रेम के अंदर आना है और इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस फ्रेम का लिंक इसके साथ हो चुका है। अब यदि अगर आप इस फ्रेम में कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से लिखता हुआ चला जाता हूँ, तो जैसे आप लिखते हुए चले जाएंगे देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें पूरा हुआ इसके बाद ये दूसरे फ्रेम में चला जाता है। लेकिन यदि अगर आप इसको लिंक नहीं करते हैं तो ये दूसरे फ्रेम में ऑटोमेटिक लिखा नहीं पाएगा। इसके लिए आप यहाँ से अनलिंक का फ्रेम पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अनलिंक का फ्रेम पे क्लिक करेंगे, अनलिंक फ्रेम पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी मैं इस फ्रेम में लिख रहा हूँ ये इसी फ्रेम में बस लिखाता चला जा रहा है, लेकिन ये दूसरे फ्रेम में नहीं जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि हमें एक फ्रेम में अगर ये पूरा टेक्स्ट हो जाए तो हमारे दूसरे फ्रेम में चला जाए, दूसरे से पूरा हो जाए तो तीसरे फ्रेम में चला जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए आप इसको लिंक कर सकते हैं। बस आपको यू लिंक फ्रेम पे क्लिक करना है अथवा आप फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पे, इसके बाद आप लिंक फ्रेम पे क्लिक करेंगे। लिंक फ्रेम पे क्लिक करने के बाद आपको इस फ्रेम के अंदर आना है, बस इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो फ्रेम है इस फ्रेम के साथ लिंक हो चुका है। बस आपको इस पे कुछ भी लिखते चले जाना है। जैसे ही आप लिखते चले जाएंगे, जैसे ही इसमें पूरा होगा इसके बाद ये हमारे दूसरे फ्रेम में आ जाता है। मान लीजिए हम इसको अनलिंक करना चाहते हैं तो अनलिंक फ्रेम पे क्लिक कर देंगे, जिससे अब जो कुछ भी आप अगर इसमें टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका बस इसी फ्रेम में लिखाएगा, ये अगले फ्रेम में नहीं जा सकता। तो आगे चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप फॉर्मेट पे नेम का प्रयोग करते हैं और डिस्क्रिप्शन का कैसे प्रयोग किया जाता है। यदि अगर आप नेम का प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज लेता हूँ। इमेज लेने के बाद मैंने ओके किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज हमारे सामने आ चुका है। अगर आप इस इमेज का कोई नाम देना चाहते हैं तो आपको जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको नेम पे जाना है। नेम पे जाने के बाद आप इस इमेज का नाम जो भी देना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, इस जो आपका इमेज है इसका आप यहाँ से टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, अगर इस इमेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे, इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाएगा। आगे आपको फॉर्मेट में मैं बताने वाला हूँ एंकर के बारे में। यदि अगर आप एंकर का प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे एंकर पे जा करके यदि अगर आप टू पेज पे क्लिक कर देंगे, टू पेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से यदि अगर लेफ़्ट जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे पेज पे लेफ़्ट जाएगा। तो इस तरह से अगर आप एंकर का प्रयोग करके अगर पेज कर देंगे तो ये पूरे पेज पे आपका लेफ्ट राइट होगा। इसी तरह से आप यहाँ से फॉर्मेट पे जा करके एंकर पे अगर आप एज कैरेक्टर कर देते तो ये कैरेक्टर पे लेफ्ट और राइट, टॉप, बॉटम जैसा भी करना चाहते हो वैसे इसे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है अभी यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ है। यदि अगर हम इसे चाहते हैं कि ये बेस लाइन एट टॉप पे चला जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेस लाइन पे चली गई है और ये इमेज आपकी टॉप पे चली गई है। इसी तरह से आप यहाँ से इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, बेस लाइन सेंटर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और बेस लाइन बॉटम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे आप यहाँ से फॉर्मेट पे जाने के बाद रैपिंग के बारे में मैंने आपको पेज रैप, ये रैप के बारे में पिछली वीडियो में पूरा फुल एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आप इस रैप का प्रयोग करते हैं। अगर आप उसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि आप इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, क्या रैप क्या होता है, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको यहाँ से पूरी तरह से इसको रैप करके बताया हूँ।
आगे आपको बताने वाला हूं कि आप यहां से फॉर्मेट पे एंकर का आपने कैसे प्रयोग किया, इसके बाद आप यहां से रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था यहां से पूरी फॉर्मेटिंग के बारे में। लेकिन आपको मैं यहां से कंटूर के बारे में बता देता हूं। इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है इस तरह से कंटूर के रूप में हो चुका है। लेकिन यदि अगर आप इससे कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं, वापस आने के बाद फिर से आप फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे रैप पे जाने के बाद यदि अगर आप एडिट कंटूर पे क्लिक करते हैं, एडिट कंटूर पे क्लिक करने के बाद ये आपका इमेज इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद आप यहाँ से ऑटो कंटूर पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये कट हो चुका है। अगर आप इस इमेज को और भी कट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेक्टेंगल लेकर के इसको कट कर सकते हैं, जैसा भी आपको कट करना होगा। इसके लिए बस आपको करना क्या है कि इसे यहाँ से जहाँ से भी आप काटना चाहते हैं, जैसे हम इतना इमेज को काटना चाहते हैं तो इतना काट सकते हैं, और कहीं भी अगर आप काटना चाहते हैं तो इस तरीके से काट करके आप इस इमेज को बना सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से क्लोज पे क्लिक करेंगे, पहले सही पे क्लिक कर लीजिएगा अप्लाई पे, इसके बाद आप यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लोज पे क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज है ये इस तरह से, आप बीच में भी देख सकते हैं कि जो हमने जैसा शेप बनाया था ये उसी तरह से बना हुआ है। तो इस तरह से आप फॉर्मेट पे जा कर के यहाँ से रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं। मैंने आपको पूरी तरह से बताया किस तरह से आप ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं, कैसे फॉरवर्ड वन का प्रयोग किया जाता है, बैक वन से क्या होता है, सेंड टू बैक से क्या होता है। फिर भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यदि अगर आप ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो जो आपका शेप या इमेज होगा वो सबसे फ्रंट पे सामने आ जाएगा। फॉरवर्ड वन करेंगे तो एक एक इमेज आपका ऊपर आता रहेगा, बैक वन से एक एक इमेज पीछे जाता रहेगा, सेंड टू बैक से आपका ये इमेज पूरी तरह से पीछे चला जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ से बताया था। आप उस वीडियो को देख करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ से फॉर्मेट पे जानते हैं। फॉर्मेट पे जाने के बाद आप इसे रोटेट अथवा फ्लिप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से ये इमेज हमारे पास, अगर हम इसका ऊपरी हिस्सा नीचे लेके जाना चाहते हैं और निचला हिस्सा ऊपर लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा करके रोटेट एंड फ्लिप पे जा करके आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट राइट 90 डिग्री कर सकते हैं और लेफ्ट में भी 90 डिग्री किया जा सकता है। इसी तरह से 180 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। फ्लिप वर्टिकल कर देंगे तो ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाएगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल से लेफ्ट का हिस्सा राइट में और राइट का हिस्सा लेफ्ट में चला जाता है। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे मैं आपको ग्रुप के बारे में बताता हूं। ग्रुप के बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस तरह से आप ग्रुप का प्रयोग करते हैं। फिर भी बता देना चाहता हूं कि आप यहां से शेप पे जा करके, यदि अगर आप मान लीजिए कोई भी शेप लेते हैं, शेप लेने के बाद यदि अगर आप एक और शेप ले लेते हैं, इसी तरह से शेप पे जा करके यहाँ से एक और मैंने शेप लिया। शेप लेने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने 2 शेप लिया। इस शेप को ग्रुप में करने के लिए आपको सिंपल है, पहले शेप पे आप क्लिक करिए, इसके बाद शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबा करके दूसरे शेप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ से दोनों शेप को सेलेक्ट करते हैं, शेप सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको ग्रुप पे जाना है। यदि अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप कर देने से अब आप इस इमेज को अगर जहाँ कहीं भी ले जाना चाहते हैं, ये एक इमेज नहीं जाएगा बल्कि ये दोनों इमेज एक साथ जाएंगे। यदि अगर आप इस इमेज को छोटा अथवा बड़ा करना चाहते हैं तो ये दोनों इमेज जो हैं एक साथ, बड़े अथवा छोटे, जैसे भी आप फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, ये सभी कुछ सब कुछ जितनी भी फॉर्मेटिंग आप करेंगे दोनों एक साथ होंगे। इसी वजह से इसको ग्रुप भी किया जाता है। अगर आप इस ग्रुप से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप यहाँ से अनग्रुप भी कर सकते हैं अथवा इंटर ग्रुप में भी जा सकते हैं। इंटर ग्रुप कर देने से आप इस ग्रुप के अंदर जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको ये पूरी तरह से पता चल गया होगा कि फॉर्मेट मेनू में किस तरह से फॉर्मेटिंग की जाती है, कैसे इमेज की फॉर्मेटिंग की जाती है, किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप की फॉर्मेटिंग करते हैं, फ्रेम की फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, कैसे उसको लिंक अथवा अनलिंक करते हैं, नेम क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एंकर पॉइंट का कैसे प्रयोग किया जाता है, रैप का कैसे प्रयोग करते हैं, ऑरेंज का क्या प्रयोग होता है, रोटेट का कैसे प्रयोग किया जाता है, किस तरह से इसको रोटेट किया जाता है। साथ ही साथ ग्रुप के बारे में मैंने आपको पूरी तरह से बताया। यदि अगर आप इसी तरह से और भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।